दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न लेवल 2 टाइप के हैं, यानी थोड़े से कठिन स्तर के हैं। इन प्रश्नों को तैयार करना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ अन्य राज्यों द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्ल मार्क्स और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को ट्रायर, जर्मनी में हुआ था। मार्क्स ने बान और बर्लिन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किस दार्शनिक से प्रभावित था? तो आप जानते हैं दोस्तों, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत GFW हेगल से प्रभावित था। मार्क्स ने हेगल से द्वंद्ववाद लिया, लेकिन उसके प्रत्ययवाद यानी आइडियलिज्म को भौतिकवाद से बदल दिया था। मार्क्स जो है भौतिकवादी विचारक है। उसने द्वंद्ववाद का सिद्धांत तो हीगल से लिया था, लेकिन भौतिकवाद का सिद्धांत उसने फ्योरबाख से लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल पर सीधा खड़ा कर दिया। ये किसका कहना है? तो ये मार्क्स का कहना है। मार्क्स कहता है कि जो उत्पादन के साधन और उत्पादन की परिस्थितियां होती हैं, यानी जो भौतिक परिस्थितियां होती हैं, वो समाज के विकास और परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, विचार, आइडिया या प्रत्यय नहीं। तो इसी आधार पर वो कहता है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल पर सीधा खड़ा कर दिया। दोस्तों, हेगल के लिए विचार यानी आइडिया मूल तत्व था, जबकि मार्क्स के लिए पदार्थ या मैटर मूल तत्व होता है। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 मुख्य नियम कौन से हैं? तो याद रखिएगा, विपरीत तत्वों की एकता और संघर्ष का नियम, मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन में संक्रमण का नियम, और तीसरा निषेध के निषेध का नियम यानी निगेशन ऑफ द निगेशन। दोस्तों, फ्रेडरिक एंगेल्स ने अपनी पुस्तक डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर में इन नियमों को विस्तार से समझाया है। और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 मुख्य नियम हैं: विपरीत तत्वों की एकता और संघर्ष, मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन और निषेध का निषेध। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्वंद्ववाद की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? द्वंद्ववाद की 3 अवस्थाएं हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी थेसिस, एंटीथेसिस और इन दोनों के संयोग से सिंथेसिस का उत्पन्न होना। और ये प्रक्रिया जो वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है और ये तब तक चलती है जब तक कि एक क्लासलेस सोसाइटी यानी वर्ग विहीन समाज की स्थापना न हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुडविग फ्योरबाख एंड द एंड ऑफ क्लासिकल जर्मन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं फ्रेडरिक एंगल्स। दोस्तों, फ्रेडरिक एंगल्स ने इसमें मार्क्सवादी भौतिकवाद और फायरबाख के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में आइए जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐतिहासिक भौतिकवाद का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद में इतिहास की व्याख्या आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों के आधार पर की गई है और ये मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत है। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास को भौतिक उत्पादन के साधनों में परिवर्तन जो हैं वो संचालित करते हैं, यानी समाज का विकास उत्पादन के साधन में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है और जिस प्रकार से उत्पादन के साधन होते हैं उसी तरह समाज की संरचना भी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार समाज की आधार संरचना या बेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपको बताना है।
तो ये है आर्थिक ढांचा यानी उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध। ये समाज के आधार संरचना या बेस इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। दोस्तों, मार्क्स कहता है कि राजनीति, कानून, धर्म, संस्कृति और विचार ये सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिरचना का हिस्सा है, जबकि आधार संरचना ये आर्थिक ढांचे पर जो है स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने मानव इतिहास को किन 6 चरणों में विभाजित किया है? तो मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के जो 6 चरण हैं वो हैं आदिम साम्यवाद यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, दूसरा है दास समाज, स्लेव सोसाइटी, तीसरा सामंती समाज यानी फ्यूडल सोसाइटी, चौथा पूंजीवादी समाज यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पांचवा समाजवादी समाज और छठा साम्यवादी समाज। ये मार्क्स ने मानव के इतिहास को 6 चरणों में विभाजित किया है। आदिम साम्यवाद और भावी साम्यवाद को छोड़कर सभी चरणों में वर्ग संघर्ष मौजूद रहता है। ये मार्क्स की मान्यता है। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक चरण में निजी संपत्ति और वर्ग व्यवस्था का जन्म हुआ? तो ये दास समाज में यानी स्लेव सोसाइटी में निजी संपत्ति और वर्ग व्यवस्था का जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ समाज 2 वर्गों स्वामी और दास में बटा हुआ था। यानी मास्टर जो स्वामी है संसाधनों का और दास जो उनके लिए चीज़ों की व्यवस्था करता है, उसमें ये समाज बट जाता है और उसी चरण में निजी संपत्ति और वर्ग व्यवस्था का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 टू 46 ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। इस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा पहली बार विस्तार से प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन किस ग्रंथ का है? तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कथन है, जिसमें कहा गया है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और ये पुस्तक मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अतिरिक्त मूल्य और अलगाव के सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किस पर आधारित है? तो मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत डेविड रिकार्डो के श्रम के मूल्य सिद्धांत यानी लेबर थियरी ऑफ वैल्यू पर आधारित है। अतिरिक्त मूल्य श्रमिक द्वारा निर्मित वास्तविक मूल्य और श्रमिक को दिए गए वेतन के अंतर के बराबर होता है। मार्क्स कहता है कि श्रमिक द्वारा निर्मित वास्तविक मूल्य जो है बहुत अधिक होता है, लेकिन श्रमिक को उस तुलना में बहुत कम दिया जाता है और जो अतिरिक्त अवशेष धन है वो पूंजीपति अपने पास रख लेता है, ये श्रमिक को नहीं देता है। यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति का लाभ कहाँ से आता है? तो श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम के शोषण से पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति का लाभ आता है। दोस्तों, मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीवादी शोषण का मूल कारण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में मार्क्स ने किस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था? तो ये था अलगाव या वेगानगी का सिद्धांत, थियरी ऑफ एलियनेशन। ये जो सिद्धांत था ये मार्क्स के शुरू यानी युवा मार्क्स के कृतियों में वर्णित होता है, अलगाववाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि पूंजीवाद में श्रमिक किन 4 चीज़ों से अलग थलग हो जाता है? तो ये है उत्पादन की वस्तु से, उत्पादन की प्रक्रिया से, अपनी मानव प्रकृति से और अन्य मनुष्यों के समाज से। तो पूंजीवाद में जो अलगाव होता है वो कई स्तरों पर होता है। इसमें कोई व्यक्ति जो है एक वस्तु नहीं बनाता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता है कि उसने क्या बनाया, वो केवल किसी वस्तु का एक पार्ट बनाता है। उत्पादन की प्रक्रिया से भी वो कट जाता है क्योंकि मशीनों से उत्पादन होता है। अपनी मानव प्रकृति यानी मानव की प्रकृति कैसी है, प्रेम, व्यवहार, भाईचारे से भी कट जाता है और वो अन्य मनुष्यों से भी कट जाता है। अलगाव का मुख्य कारण श्रम का अत्यधिक विभाजन और निजी संपत्ति है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल यानी द कैपिटल के प्रथम खंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। इसके दूसरे और तीसरे खंड का संपादन मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगेल्स ने 1885 और 1894 में किया था।
अगला है कमोडिटी फेटिसिज्म, जिन्स वस्तु पूजा की अवधारणा मार्क्स ने किस पुस्तक में दी है? कम्युनिटी फेटिशिज्म की अवधारणा दास कैपिटल के वॉल्यूम 1 में दी गई है और इसमें वस्तुओं का मानवीय संबंधों पर हावी होना दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्क्स के राज्य क्रांति और प्रमुख कृतियों से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है आपको बताना है। तो मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण करने का यंत्र है, यानी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लास एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स कहता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है और इसी आधार पर जो शक्तिशाली वर्ग होता है, संपन्न वर्ग होता है, जिसके पास साधन होते हैं, उनको वो हैप्स कहता है। जिनके पास साधन नहीं होता है, जो कमज़ोर होते हैं, उनको हैप्स नॉट कहता है। मार्क्स कहता है कि राज्य जो है इसी साधन संपन्न वर्ग द्वारा साधनहीन वर्ग के शोषण का यंत्र है और राज्य में अन्य जो संस्थाएं बनाई गई हैं, अन्य जो उपकरण बनाए गए हैं, वो भी इसी शोषक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। वो और इसी आधार पर मार्क्स का कहना है कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों का प्रबंधन करने वाली समिति मात्र है। अगला प्रश्न है, सर्वहारा की तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट की अवस्था क्या दर्शाती है? तो ये पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संक्रमणकालीन चरण यानी ट्रांजिशनल फेज दर्शाती है। जो सर्वहारा की तानाशाही है, इसमें राज्य पूंजीपतियों के अवशेषों को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है और मार्क्स का कहना है कि जो सर्वहारा की तानाशाही है वो क्रांति के बल पर ही लाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, साम्यवाद में राज्य का क्या होता है आपको बताना है। तो साम्यवाद में राज्य का विलोप या लोप हो जाता है। तो याद रखिएगा कि साम्यवाद जब आएगा या साम्यवाद की अवस्था राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की है, तो ऐसी दशा में न तो कोई वर्ग रहेगा और न ही कोई राज्य रहेगा। वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद शोषण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण राज्य स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए राज्य का लोप हो जाएगा और एक राज्य विहीन समाज स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, साम्यवादी समाज का मुख्य वितरण सूत्र क्या होगा? तो प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ये साम्यवादी समाज के वितरण का मुख्य स्रोत है। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ये साम्यवादी समाज का मुख्य सिद्धांत है और ये सिद्धांत मार्क्स ने अपनी कृति क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875 में दिया था। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 पुस्तक मार्क्स ने किसके विरोध में लिखी थी? तो पियरे जोसेफ प्रूधो की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के जवाब में मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी यानी दर्शन की दरिद्रता पुस्तक लिखी थी और इस कृति में मार्क्स ने प्रूधो के अराजकतावादी और अव्यवहारिक समाजवादी विचारों की तीखी आलोचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1855 पुस्तक का विषय क्या है? तो ये फ्रांस में 1851 के तख्तापलट और बोनापार्टवाद की दशा को दर्शाने वाली पुस्तक है। इसमें मार्क्स ने राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता यानी रिलेटिव ऑटोनॉमी का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं, ये नारा कहाँ दिया गया? तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंत में ये नारा दिया गया था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरें हैं केवल। और ये अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध नारा बना था। अगला प्रश्न है, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। इस पुस्तक की भूमिका में ऐतिहासिक भौतिकवाद का सबसे स्पष्ट संक्षिप्त विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है जबकि असली प्रश्न इसे बदलने का है। ये कथन कहाँ पर अंकित है? तो ये मार्क्स की थेसिस ऑन फ्योरबाख 11th थेसिस में वर्णित है। दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है जबकि असली प्रश्न इसे बदलने का है, ये मार्क्स का कथन है
और ये कथन उसने यूटोपियन जो सोशलिस्ट थे, साम्यवादी जो कल्पना लोकी साम्यवादी विचारक थे, समाजवादी विचारक, उनकी जो है विरोध में किया था उनके, क्योंकि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की थी लेकिन उसके लिए कोई भूमि तैयार नहीं की थी। मार्क्स ने अपने जो समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विचार दिए हैं उसमें उसने उस आधारों की भी चर्चा की है कि किस आधार पर साम्यवाद की स्थापना की जा सकती है। और दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है, असली प्रश्न इसे बदलने का है। ये कथन लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में मार्क्स की समाधि पर भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वयं में वर्ग यानी क्लास इन इटसेल्फ और स्वयं के लिए वर्ग में क्या अंतर है? तो स्वयं में वर्ग केवल वस्तुनिष्ठ आर्थिक स्थिति है, जबकि स्वयं के लिए वर्ग में वर्ग चेतना यानी क्लास कॉन्शसनेस का विकास हो चुका होता है। ये इन दोनों में अंतर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग और स्वयं में वर्ग में देखिए, क्रांति केवल तब संभव है जब मजदूर स्वयं के लिए वर्ग बन जाएंगे, यही इसका मुख्य अर्थ है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स के सबसे घनिष्ठ मित्र और सहलेखक कौन थे? तो ये थे फ्रेडरिक एंगल्स। दोस्तों, एंगल्स ने मार्क्स को आजीवन वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी और एंगल्स जो है पूंजीपति भी थे, यानी ये उद्योगपति थे। इन्होंने मार्क्स के लेखन में और उनकी वित्तीय रूप से सहायता की थी और इसे आधुनिक काल की सबसे प्रगाढ़ मित्रता भी कही जाती है, मार्क्स और एंगल्स की मित्रता को। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने लेवल 2 प्रकार के प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न थोड़ा कठिन लेवल के हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।